नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-15 का सफल प्रक्षेपण। खराब मौसम में उड़ानें रद्द होने से मिलेगी निजात। संचार सेवाओं की परेशानियां भी होंगी खत्म। आडवाणी, जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बिहार में हार की जिम्मेदारी तय करने की मांग। बीजेपी ने कहा, सामूहिक जिम्मेदारी हमारी परंपरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात। तुर्की में G20 की बैठक में होगी मुलाकात। ब्रिटेन और तुर्की के 5 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री। मालदीव में 1 हफ्ते के बाद ही हटा आपातकाल। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद राष्ट्रपति का फैसला। अब्दुल्ला यामीन का फैसला। 4 नवंबर को सुरक्षा बलों को मिले थे व्यापक अधिकार। और देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारतीय समुदाय को दी शुभकामनाएं। खबरें विस्तार से। भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-15 का प्रक्षेपण कामयाब रहा। इसे भारतीय समय के मुताबिक आज तड़के 3:04 पर फ्रेंच गुआना से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। करीब 3164 किलो वजनी GSAT-15 उपग्रह को इसरो ने तैयार किया है। GSAT-15 2 पुराने भारतीय संचार उपग्रहों INSAT-3A और 4B की जगह लेगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें लगा गगन पेलोड है, जो आम भारतीयों को खराब मौसम में उड़ानों के रद्द होने से लेकर DTH सेवा बाधित होने की परेशानियों से निजात दिलाएगा। GSAT-15 को दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के साथ ही समर्पित नौवहन सहायता और आपात सेवाएं देने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। ये उपग्रह एरियन स्पेस से प्रक्षेपित 15वां उपग्रह होगा। इस उपग्रह की उम्र 12 साल होगी और इसमें 24 के बैंड ट्रांसपोंडर और 2 GPS एडेड जियो ऑगमेंटेटेड नेविगेशन ट्रांसपोंडर भी लगे हैं। Today, this evening, I am delighted to witness this glorious launch of Ariane that carried our GSAT-15 satellite and the co-passenger Arabsat 6P successfully. As always, Ariane Space provided a magnificent launch with perfection. बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने बिहार में हार की पूरी समीक्षा जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि बिहार में हार के लिए सभी को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ताकि किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराना पड़े। उधर बीजेपी ने बयान जारी कर कहा है कि पार्टी में हार की हमेशा से सामूहिक जिम्मेदारी तय होती रही है। बीजेपी के 4 बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा की तरफ से मंगलवार रात ये बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि बिहार में पार्टी की करारी हार बताती है कि दिल्ली में पराजय से कोई सबक नहीं लिया गया। बयान में मांग की गई कि हार की समीक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जो बिहार में प्रचार की कमान संभाल रहे थे। दूसरे नेता भी हार के लिए पार्टी आला कमान को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ये चुनाव की कैंपेन में थे जो हार के जिम्मेदार हैं। समीक्षा उनके द्वारा नहीं होनी चाहिए, समीक्षा उनके द्वारा होनी चाहिए जो इस तमाम प्रक्रियाओं से अलग थे। उधर बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्षों राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और M वेंकैया नायडू ने बयान जारी कर पार्टी का बचाव किया। इसमें कहा गया कि पार्टी में हार की सामूहिक जिम्मेदारी की परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय से चली आ रही है। अगर वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कोई सुझाव आता है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। इस बीच बीजेपी के पूर्व नेता KN गोविंदाचार्य ने RSS से दखल की मांग की है। इसलिए सभी जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो इकट्ठे बैठें, बड़े छोटों को स्नेह दें, छोटे बड़ों का आदर करें। आज जो बयान वगैरह ये सबसे यही लक्षण लगता है कि इस विषय में अधिक परिश्रम की जरूरत है और इसमें जरूरत पड़े तो संघ परिवार के लोग इसमें दखल दें और इकट्ठा करें।
बिहार में करारी हार के बाद सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें हार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़ने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि बीजेपी नेतृत्व मार्गदर्शक मंडल के नेताओं की सलाह पर ध्यान देगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो बात पूरा देश कह रहा है उसे अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयानों से पार्टी में नई तरह की बहस शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में विशेष तौर से माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी कोटरी, जो मार्गदर्शक मंडल ने उनको राय मशवरा, सलाह और मार्गदर्शन दिया है, उससे स्वयं का चाल चेहरा और चरित्र बदलने का अवश्य प्रयास करेंगे। चुनाव के पहले मैंने कहा था कि बिहार चुनाव के परिणामों आने दीजिए, उसके बाद जिसको इन लोगों ने ब्रेन डेड करके मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया था, तो ये ब्रेन डेड ब्रेन अलाइव हो जाएंगे। तो ब्रेन अलाइव हो गए हैं, कोल्ड स्टोरेज में थे, अब निकल के गर्म हो गए हैं। अब इनकी गर्मी नरेंद्र मोदी अमित शाह को कितना ठंडा करती है तो आने वाले वक्त समय बताएगा। दिल्ली में कल 6 वाम दलों की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव परिणामों की समीक्षा की गई। इन पार्टियों ने कहा कि वाम दल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एकता को कायम रखेंगे। हालांकि चुनावी गठबंधन राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से ही किए जाएंगे। वाम दलों ने विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की सरकार के फैसले की भी आलोचना की। They have, in the name of continuing the reforms or in the name of escalating the reform process, we have heard just now that in 15 sectors they have initiated so-called reforms. Apart from completely opening up these sectors for FDI and removing all restrictions on the ceilings in these sectors that were existed in the past, apart from that, there is no other proposal that they have enumerated or elaborated. What do they mean by these reforms is now very clear, that they are only making available to foreign capital Indian resources and Indian markets. केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के क्षेत्र में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। सरकार ने खनन, नागरिक उड्डयन, रक्षा समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियम आसान किए। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% के एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है, तो वहीं रीजनल एयर सर्विस में ऑटोमेटिक रूट से 49% तक विदेशी निवेश किया जा सकता है। सिंगल ब्रांड रिटेल में कंपनियों को ई कॉमर्स के जरिए उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई है। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि एफआईपीबी की मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया है। पहले 3 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी जरूरी थी। गैर खबरिया चैनल में 100% एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। न्यूज चैनलों में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी गई है। डीटीएच और केबल नेटवर्क में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। कहीं कैप्स बढ़ाए हैं, कहीं उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स है, उनको सरल किया है, कहीं जो कंडीशंस थी जो बड़ी पुरानी हो चुकी थी उनको हटाया है और कुल मिलाकर 15 क्षेत्रों को, 15 सेक्टर्स को प्रभावित किया इस निर्णय से, जिसमें से 32 निवेश के केंद्र ऐसे होंगे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स होंगे जिनमें सुधार आएगा। वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना के विरोध में करीब 2000 पूर्व सैनिकों ने कल अपने वीरता मेडल लौटाए। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है और इस साल काली दिवाली मनाने का ऐलान किया। तो वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पूर्व सैन्य कर्मियों को गुमराह किया गया है। पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों को न्यायिक आयोग के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर जमा इन पूर्व सैनिकों में केंद्र सरकार को लेकर गहरी नाराजगी है। वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना को धोखा बताते हुए पूर्व सैनिकों ने अपना वीरता मेडल लौटाना शुरू कर दिया है। जो नोटिफिकेशन आया है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। जो पार्लियामेंट ने डेफिनेशन अप्रूव करी है, जो नोटिफिकेशन में लिखा है, वो उस डेफिनेशन को टोटली
डिस्ट्रॉय कर रही है। इसलिए हम इस चरण में आए हैं और इस चरण में हम पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में इस मूवमेंट को लेके जाएंगे। दिल्ली समेत कई राज्यों में पूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्टर को अपने पदक लौटाए। They were leaving them on road that they have written. That's why, as a matter of respect, I have to come and I have to this thing. It is not. पूर्व सैनिकों का कहना है कि OROP की अधिसूचना उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है। आप 5 साल में समीक्षा बिल्कुल नहीं चाहते, हम कैलेंडर ईयर बिल्कुल नहीं चाहते, हम 1 मैन कमीशन बिल्कुल नहीं चाहते, हम जो सब्सिक्वेंट वर्किंग आउट है वो बिल्कुल नहीं चाहते। ये सिंपल सी चीज है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8,000 है, वो 8,000 से 10,000 की बात कर रहे हैं, हमारी डिमांड ही 8,000 की है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों को पदक लौटाने पर फिर से विचार करने की अपील की है। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैनिकों को गुमराह कर दिया गया है। अगर किसी की तकरार है, कंप्लेन है, वो दे सकता है उधर, उसको मेडल रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और कोई अगर ये बाद में इतना करने के बाद भी अगर कोई करना चाहता है तो डेमोक्रेसी परमिट्स एवरीवन। आई कैन नॉट स्टॉप एनीवन, बट आई कैन ओनली से दैट ही इज बीइंग मिसगाइडेड। इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री ने कहा था कि OROP की मुख्य मांग को सरकार ने मंजूर कर लिया है, लेकिन सभी मांगों को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। सरकार ने शनिवार को OROP से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन इसमें खामियों का आरोप लगाते हुए पूर्व सैनिकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 5 महीने से चल रहा आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने OROP की घोषणा की, इसके लिए अधिसूचना भी लेकर आई, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर झुकने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का कहना है कि वो अपनी अधिसूचना में अब कोई और बदलाव नहीं करेगी। ऐसे में OROP का मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वापस जाकर वहीं पर अटक गया है। कैमरामैन अमित के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कर्नाटक में कल प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता की मौत के मुद्दे पर बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की कल प्रदेश में जयंती मनाई गई थी। मुख्य सरकारी समारोह बंगलुरु में हुआ। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने जयंती समारोह के सभी समारोह का बहिष्कार किया। राज्य के कई इलाकों में विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने जयंती समारोह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोडगू में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में एक विहिप कार्यकर्ता की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती पर सरकारी कार्यक्रम को लेकर राजनीति तेज हो गई। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान की जयंती समारोह मना रही थी। वहीं कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने समारोह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोडगू में 2 गुटों के बीच झड़प में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बीजेपी इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इट इज अ मर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज स्टेट गवर्नमेंट प्रायोजित है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रिकॉशनरी मेजर। टीपू सुल्तान की जयंती समारोह का विरोध करने पर कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी पर तंज कसा है। इनका कहना है कि बीजेपी लोगों पर जबरन खास विचारधारा थोपना चाहती है। हमेशा विभाजन की राजनीति करेंगे अगर आप हमेशा आपसी वैमनस्य फैलाने वाले वक्तव्य देंगे, अगर आप इस प्रकार की डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो ऐसा एक तनाव से भरा वातावरण बन जाता है जिससे ऐसी चीजें होती हैं। इस देश में संघ परिवार, बीजेपी, वीएचपी अपना एजेंडा थोपना चाहती है। आज की इस घटना से एक बार फिर साबित हो गया कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। बीजेपी ने पहले ही टीपू सुल्तान की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया था। प्रदेश के बीजेपी नेता कन्नड़ विरोधी होने की दलील देकर जयंती समारोह का विरोध कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जयंती समारोह मनाने के सरकार के फैसले का बचाव किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि का इस्तीफा मुख्यमंत्री उमान चांडी ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल के.एम. मणि ने इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के सहयोगी दलों की ओर से इस्तीफे मांग किए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। सोमवार को केरल हाईकोर्ट ने बार रिश्वत मामले में फंसे के.एम. मणि के खिलाफ जांच जारी रखने का फैसला सुनाया था और विशेष सतर्कता अदालत के दिए फैसले को बरकरार रखा था।
केरल के वित्त मंत्री के अंबाड़ी के खिलाफ बार रिश्वत मामले में एफआईआर दर्ज है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे देश भर में दीपावली की धूम। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? संविधान की मर्यादा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करना है, अपने स्वरूप को बदलना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जनता के हित का पक्का है वादा। ये जो शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। जानिए शिखर पुरुषों का हाल, देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा। मैं हूँ अमी मुल्लन। नमस्कार, मैं हूँ रुचि और मैं हूँ मानुषी। मैं हूँ कास्टिंग डायरेक्टर जोगी। मैं हूँ नंदिनी श्रीकांत। मैं हूँ नीरज केवल। मैं हूँ अमित त्रिवेदी। मैं हूँ पंडरी दादा। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you। मैं हूँ वरुण ग्रोवर। मैं हूँ रजत कपूर। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले, ये पूजा है, ये एक इबादत है। खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह लाइक एन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। दोनों देशों के बीच स्थापित हॉटलाइन पर दोनों नेताओं ने ये पहली बातचीत की। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई मसलों पर बात की। दोनों नेताओं में तुर्की में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने पर सहमति भी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 नवंबर को तुर्की में होंगे। भारत और ब्रिटेन अपने व्यापारिक संबंधों में तेजी लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 दिनों की यात्रा पर ब्रिटेन जा रही हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब $10 अरब की निवेश समझौते की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये पहली ब्रिटेन यात्रा है और रणनीतिक लिहाज से इस यात्रा को खासा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के पुराने संबंधों को नए क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर जोर देंगे। UK still has a lot of experience, knowledge, presence even today in a number of parts of the world which are of interest to us. They still, for example, have a contingent in Afghanistan. So if you have counter-terrorism understandings with the UK, at the end of the day it actually keeps India more secure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता विकास में सहयोग के खाके पर बात करेंगे।
We expect a statement on defense and security partnership, one on development partnership, because today both India and the UK provide ODA, do projects abroad. So we see some advantages in working together there. There would be a statement on energy and climate change. ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। दोनों देश 11 सालों से रणनीतिक सहयोगी भी हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच करीब 18 अरब डॉलर का व्यापार है। इसे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लंदन में ब्रिटेन के कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। There would be again a lot of focus, particularly as there's growing interest in the reviving Indian economy. I think the message of the fact that it's getting easier to do business is resonating. So you will see business agreements, some of which would be announced at the business event during the visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने एक भोज का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वे उस जगह पे भी जाएंगे जहां भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान रहे थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मालदीव में आपातकाल हटा लिया गया है। राजधानी माले में कल अटॉर्नी जनरल मोहम्मद आनिल ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सैन्य बलों की कार्रवाई के बाद देश की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही हथियारों और विस्फोटकों के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने आपातकाल हटाने के लिए मित्र देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गुजारिश पर भी विचार किया। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए 4 नवंबर को आपातकाल लागू किया गया था। सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देते हुए आवाजाही और एक जगह एकत्रित होने की आजादी के अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सू की ने नई सरकार चलाने की बात कही है। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 2/3 बहुमत मिलने की उम्मीद है। सू की पार्टी ने नतीजे देर से जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं। Simply that, above the president, I make all the decisions because I'm the leader of the winning party, and the president will be one whom we will choose just in order to meet the requirements of the constitution. म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सू की ने कहा है कि राष्ट्रपति कोई भी बने, नई सरकार में उनकी पार्टी सभी फैसले करेगी। सू की का ये बयान म्यांमार की सेना समर्थित सरकार के रुख से अलग है। संविधान के मुताबिक सू की देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकती क्योंकि उनके परिजन विदेशी नागरिक हैं। आम चुनाव में सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। निचले सदन की 440 सीटों में से 88 के नतीजे आ गए हैं। सू की पार्टी को 78 सीटें मिली हैं। सू ने सभी पक्षों के बीच आम सहमति पर भी जोर दिया। Whether it's a military or any other body, cooperation and collaboration is something you have to work at. It doesn't happen overnight. You have to learn to build it up by working. You just don't do it in a theoretical way. चुनाव पर नजर रखने वाले कई कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि म्यांमार में जल्द से जल्द नतीजों का ऐलान हो। There are serious flaws in the constitutional and legal and human rights framework. And many persons were excluded from participating in the elections. Despite these flaws, Myanmar is definitely on a positive trajectory towards a peaceful democratic transition. अगर सू की पार्टी जीतती है तो पिछले 5 दशक में ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष एकल में पहले दौर के मुकाबले में 5वीं वरीयता प्राप्त के श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के हु यून से होगा, जबकि भारत के ही अजय जयराम का मुकाबला दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी चेन लॉन्ग से होगा। वहीं महिला एकल के पहले दौर में भारतीय बैडमिंटन स्टार
साइना नेहवाल मेजबान सुन्नियों से भिड़ेंगी, तो वहीं भारत की पीवी संधू का मुकाबला रूस की कसेनिया पोलिकरपोवा से होगा। वहीं महिला युगल के पहले दौर में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी जापान की नाओका फुकुमैन और कुरुमी योनाओ से भिड़ेंगी। देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आज 127वीं जयंती है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सभी दलों के वरिष्ठ नेता और सांसद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम सिपाही मौलाना आजाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। फिर वो 1940 में 1945 के बीच भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का पुरजोर विरोध भी किया। आजादी के बाद वो सांसद चुने गए और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हो गया। बाद में मरणोपरांत 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और देश भर में आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कल भी रोशनी के साथ आतिशबाजी देखने को मिली। आप 3 तस्वीरें जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों की देख सकते हैं। लोग रोशनी के इस त्योहार के खुमारी में डूबे हुए हैं। तस्वीरें ये खुशियां बयां कर रही हैं। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर एक हेडलाइंस पर। देश की नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-15 का सफल प्रक्षेपण। खराब मौसम में उड़ानें रद्द होने से मिलेगी निजात। संचार सेवाओं की परेशानियां भी होंगी खत्म। आडवाणी, जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बिहार में हार की जिम्मेदारी तय करने की मांग। बीजेपी ने कहा, सामूहिक जिम्मेदारी हमारी परंपरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात। तुर्की में G20 की बैठक में होगी मुलाकात। ब्रिटेन और तुर्की के 5 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे प्रधानमंत्री। मालदीव में 1 हफ्ते के बाद ही हटा आपातकाल। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद राष्ट्रपति का फैसला। 4 नवंबर को सुरक्षा बलों को मिले थे व्यापक अधिकार। और देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारतीय समुदाय को दी शुभकामनाएं।